हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही फ़िलहाल में क्या हुआ है, 4 अगस्त को जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुआ था, जिसमें हम आज ज्योग्राफी के प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पीजीटी के लिए जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण होंगे। तो देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीरीज किसने लिखी है? तो ये जो बुक है वो हेल्फोर्ड मैकेंडर के द्वारा लिखा गया है। हेल्फोर्ड जो मैकेंडर है, इसके द्वारा लिखा गया है। तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे हम। अगला प्रश्न है हमारा, द्वैतवाद की विचारधारा के आधार प्रदान करने का प्राथमिक स्तर का श्रेय जाता है, किसको जाता है? हेटनर, वर्नहार्ड, कार्ल सावर और रिचथोफेन। तो इसमें हम देखें तो राइट आंसर है वर्नहार्ड। जो वारेनियस है वो द्वैतवाद के संस्थापक माने जाते हैं। तो द्वैतवाद के संस्थापक जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था देखते हैं। जो तीसरा प्रश्न आया था, एक वैज्ञानिक का समूह जिसे लॉजिकल पॉजिटिविज्म के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना हुई थी। तो किस समूह के द्वारा हुई थी? किस समूह मतलब किस देश के वैज्ञानिकों ने लॉजिकल पॉजिटिविज्म दिया था? तो ये है वियना समूह। वियना के जो मतलब जोग्राफर्स थे, उन्होंने लॉजिकल पॉजिटिविज्म के बारे में सबसे पहले बताया था। तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से कब पूछा गया था। तो ये अगला प्रश्न है हमारा कि गिब्सन के अनुसार यथार्थवाद और व्यवहारिक वैकल्पिक स्पष्टीकरण है निश्चयवाद, मार्क्सवाद, आदर्शवाद की अस्तित्ववाद। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, जो उसका गिब्सन ने जो यथार्थवाद शब्द दिया था वो एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण था। किसका? रियलिज्म का, यानी आदर्शवाद का। तो आदर्शवाद का क्या था? वैकल्पिक स्पष्टीकरण था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो अगला प्रश्न आया था कि डब्ल्यू किर्क ने विचार की वकालत की, किसकी वकालत की थी? तो जो किर्क महोदय है वो व्यवहारवाद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है व्यवहारवाद। तो अभी आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि जो किर्क महोदय है वो किससे संबंधित है, तो आप लगा देंगे व्यवहारवाद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह सतह जहाँ समान दबाव से समान सतहें घनत्व और सतहों को काटती है कहलाती है क्या? वह सतह जहाँ समान दबाव के सतह समान घनत्व के सतह को काटती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है, वो कहलाती है बैरोक्लिनिकल सतह, मतलब बैरोक्लिनिकल सरफेस। इसका राइट आंसर 4 होने वाला है, बैरोक्लिनिकल सरफेस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा था कि निम्नलिखित में से किस दशा में जो आधारित वातावरण माने ऑक्यूलेटेड फ्रंट, ठीक है, ऑक्यूलेटेड फ्रंट इसका इंग्लिश होता है। तो ऑक्यूलेटेड फ्रंट का निर्माण कब होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब उष्ण वाताग्र शीत वाताग्र एक दूसरे के समानांतर होते हैं, कि जब सतह पर उष्ण वाताग्र बनी रहती है, या जब उष्ण वाताग्र को शीत वाताग्र द्वारा क्या कर लिया जाता है? कैच कर लिया जाता है, माने पकड़ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर यही होने वाला है, जब उष्ण वाताग्र को क्या करते हैं? शीत वाताग्र द्वारा घेर लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ये होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था देखते हैं। 8वां प्रश्न पूछा गया था, साइक्लोन को मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे एक साइक्लोन का नाम दे दिया था, उसका नाम था बेगुइयो, ठीक है, बेगुइयो। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का संबंध किस देश से है? तो ये इसका राइट आंसर होने वाला था। इसमें 4 देश दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर फिलीपींस में जो साइक्लोन आता है उसको किसके नाम से जानते हैं? बेगुइयो के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आया था, जो हम देखें, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस अक्षांश के मध्य आते हैं? तो शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र हम देखें तो 35 डिग्री से क्या होता है? 65 डिग्री साउथ और मतलब साउथ होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, थॉलमेन ने जलवायु वर्गीकरण का उन्नत संशोधित योजना किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो जो थॉलमेन महोदय हैं वो 1919 में क्या हुआ था? अपना पहला प्रतिपादन किया था जलवायु का वर्गीकरण का। तो 1919 में क्या हुआ था? पहला सिद्धांत दिया था, और 1948 में क्या किया था? उन्होंने अपना संशोधन किया था, जो कि उन्होंने इवेपोरेशन पे जोर दिया था। इवेपोरेशन मतलब
इवेपोरेशन माने वाष्पोत्सर्जन पे उन्होंने अपने जलवायु को वर्गीकरण किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर जो है डी, इसका 1948 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आया था, महासागरों में तापमान वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे अधिक समुद्री सतही तापमान भूमध्य रेखा पर अंकित किया जाता है। तो अगर हम देखें तो सबसे भूमध्य रेखा पर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बारिश भी उतनी तेज़ होती है। ठीक है, जितने अगर सतही समुद्री तापमान की बात करें तो यह क्या होता है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। उपोष्ण मतलब 30 से 35 डिग्री पे होता है। अगला है कि समुद्री गहराई बढ़ने के साथ तापमान एक समान दर से घटती है, ये सही है। इसमें गलत पूछा गया है ना, निम्नलिखित कथनों को विचार करिए और कौन सा कथन सही है, चाहे सही पूछा गया है। तो ये सही है हमारा, उत्तरी गोलार्ध में महासागर दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक तापमान अंकित किया जाता है। ये भी सही है, क्योंकि लैंड मास क्या है, उत्तरी गोलार्ध में जो नॉर्थ एरिया में ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 और 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। अगला क्या पूछा गया था, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अगला क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न जो है हमारा, ये भी क्या है, स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें क्या है कि थर्मोक्लाइन, जो ताप प्रवणता है उसको इंग्लिश में कहते हैं थर्मोक्लाइन का मतलब थर्मोक्लाइन किसे कहते हैं, उसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया है कि जब महासागर के सतही जल गहरी परतों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र है, मतलब यह महासागर का क्या है कि जो गर्म जल है और ठंडी जल के बीच एक जो बीच का भाग है, जो संक्रमण क्षेत्र है, उसको कहते हैं ट्रांजिशन जोन, उसको कहते हैं। तो ये सही बात है, ठीक है, कि ट्रांजिशन जोन होता है, गर्म और ठंडा जल के बीच एक ट्रांजिशन जोन होता है। और अगला स्टेटमेंट जो है हमारा, उसमें गहराई के साथ तापमान में तेज़ी से परिवर्तन होता है, ये भी सही है, क्योंकि क्या होता है कि जो तापमान का वेरिएशन होता है उसी को क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन कहते हैं। तो हमारा क्या होगा, 1 और 2 दोनों सही है, होने वाला है, राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ देखने को मिलता है, मियामी तट, फंडी की खाड़ी, बिस्के खाड़ी की खंबात खाड़ी। सबसे ऊंचा ज्वार की अगर बात करें, मतलब टाइड की, तो ये कहाँ आता है, फंडी की खाड़ी में क्या होता है, सबसे ऊंचा ज्वार देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हमारा आया था कि वह कौन सा महासागरीय धारा उत्तरी अमेरिका और उत्तर पूर्वी तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ाता है। तो हम जानते हैं कि एक ऐसा मतलब समुद्री धारा है जो क्या करता है कि अमेरिका के उत्तरी भाग को तो गर्म रखता है, लेकिन यूरोप को भी गर्म रखता है, उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम धारा क्या है, नॉर्वे में बहुत राहत देता है वहाँ ठंडी के समय में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित महासागरों में किसमें समुद्री धाराओं की दिशा मौसम के साथ बदल जाती है। तो मौसम के साथ किसमें बदल जाती है, हिंद महासागर में मौसम के साथ क्या होती है, समुद्री धाराएं बदल जाती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, यहाँ पे क्या करना है कि अलग अलग देशों के उसको जोड़ना है। तो जो मतलब कौन कौन सी लाइन है 2 देशों के बीच, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, जो डूरंड लाइन है वो कहाँ पे है, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। मैनर हिम कहाँ पे है, रूस और फिनलैंड के बीच में है। सी फ्रैट कहाँ पे है, यहाँ पे डूरंड देखिए तो 1 का 2 दिख रहा होगा, 1 का 2 ये है। ठीक है, और सी का क्या होगा, सी फ्रैट जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, तो ये इसका ये हो जाएगा, और ऑर्डर नीचे जो है ये पोलैंड और इसके बीच में है। ठीक है, तो इस पर टाइप से क्या होगा, हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस महासागर को बिट्रिज झील के नाम से जाना जाता है। तो बिट्रिज झील जो है उसको हिंद महासागर को क्या कहते हैं, बिट्रिज झील कहा जाता है, क्योंकि जो समुद्री व्यापार ये लोग करते थे तो यहाँ पे उन्होंने इसको बिट्रिज झील कहा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या आया था हमारा, देखते हैं। जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है। तो जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, ये इसके बुक के लेखक हैं एस कोहेन। तो एस कोहेन इसका राइट आंसर होने वाला है, एस कोहेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पोलर जियोपॉलिटिक्स नॉलेज रिसोर्स एंड लीगल रीजन्स पुस्तक के लेखक कौन है। आर डी दीक्षित, व्लादिमीर कोलोसोव, जेपी टेलर्स एंड जॉनसन, पावेल और क्लोज डॉट्स।
तो पावेल क्या है, पोलर जियोपॉलिटिक्स के लेखक कौन है, तो ये है पोलर, मतलब पावेल। ठीक है, पावेल और क्लोज इसका क्या है राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्थानिक संपर्क और प्रादेशिक आर्थिक संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए वस्तु प्रवाह पर 1957 में एडवर्ड वुडमैन द्वारा एक अध्ययन किस देश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। यूके पे, यूरोप पे, यूएसए पे। जो वुडमैन महोदय हैं वो यूएसए के हैं, तो इन्होंने यूएसए के बारे में क्या किया था, अध्ययन किया था, तो यूएसए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे कि दंडकारण्य क्षेत्र किस प्रदेशों में आता है। दंडकारण्य क्षेत्र की बात करें तो दंडकारण्य क्षेत्रों में क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा कि ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये इस राज्य के क्षेत्र क्या होते हैं, दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो पूछा गया था, कुछ दर्रे दिए गए थे इंडिया के, उसको क्या करना था, मिलान करना था। तो वो दर्रा को कैसे मिलान करना है देखते हैं। जो नीति दर्रा है वो क्या है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, जो नीति दर्रा है वो क्या करता है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, और जो पीर पंजाल है, वो क्या करता है, सॉरी यहाँ पे ना मैं गलत मिला दिया। जो नीति दर्रा है वो क्या करता है, उत्तराखंड को इससे जोड़ता है। जो पीर पंजाल है वो जम्मू को क्या करता है, कश्मीर घाटी से जोड़ता है। जो जोजिला है, जोजिला किसको जोड़ता है, ये श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। चांगला क्या है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। तो इस टाइप से हमारा बी क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय विशाल मैदान के संदर्भ में दिया गया है कि कौन सा जो मतलब कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा क्षेत्र की विशेषता ये होने वाली है। तो हम देखेंगे कौन कौन सा स्टेटमेंट है। यह कठोर सामग्री जैसे कंकड़ पत्थरों से बना हुआ है। नदियाँ मतलब क्षेत्र, वो क्षेत्र का नाम बताना है। कुछ नदियाँ इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं और यहाँ नदी की गति अचानक कम हो जाती है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है, भावर क्षेत्र कहलाता है। भावर क्षेत्र में ऐसी जो विशेषता है देखने को मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लंबी अवधि तक बिना हानि के फसल उत्पादन की क्षमता के आधार पर मिट्टी के ह्रास को निम्नलिखित में से संदर्भित किया जाता है। मतलब ऐसी भूमि जहाँ पर क्या हो, लंबे समय तक हम खेती कर सकते हैं, तो वो भूमि क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है, भूमि क्षमता कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था कि मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में जो डायनेमिक हाइपोथेसिस है, ठीक है, मतलब गतिक संकल्पना है, वो किसने दिया था। तो गतिक संकल्पना जो है वो कोटेश्वरम महोदय द्वारा दिया गया था। तो कोटेश्वरम इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा कोटेश्वरम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि यहाँ पे क्या हुआ था कि माध्य दिया गया था और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया, मानक विचलन दिया गया था। तो क्या निकालना था हमारा, विचरण गुणांक निकालना था। तो जो विचरण गुणांक निकालना था तो इसका परसेंटेज में पूछा गया था, तो इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे 4 जो स्टैंडर्ड डिविएशन को जब क्या करेंगे हम, इसको हम 7 से भाग देंगे और परसेंटेज में पूछा है इसलिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। तो इसका राइट आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है 63.28%। ठीक है, इतना इसका राइट आंसर आने वाला, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था हमारा, यहाँ पे क्या था, प्रसार कोफिशिएंट निकालना था। तो यहाँ पे क्या था कि रेंज पहले निकालते हम, फिर उसके बाद उसका कोफिशिएंट। तो रेंज निकालेंगे, सबसे जो रेंज हो गया, रेंज अगर निकालेंगे तो रेंज का क्या क्या फॉर्मूला होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट इसमें क्या है 210 और लोएस्ट क्या है 15। ठीक है, जब 210 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 195 आएगा। ठीक है, और क्या होगा कि ये हो गया इसका रैंक कोरिलेशन। ठीक है, मतलब जहाँ रेंज हो गया ये इसका। ठीक है, जब रेंज हो गया तो अब इसको क्या करेंगे, कोफिशिएंट निकालेंगे। तो जब कोफिशिएंट निकालेंगे तो क्या होगा कि जो ये इसमें क्या होगा कि जो रेंज है इसमें क्या होगा, माध्य से हम इसका माध्य निकालेंगे और माध्य से भाग कर देंगे। ठीक है, तो जब माध्य से भाग करेंगे तो 135 के समथिंग आएगा। तो इससे जब भाग करेंगे तो 0.86 निकल के आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अगला क्या पूछा गया था, यदि दो चरों का रैंक बिल्कुल विपरीत हो, ठीक है, जैसे दो जो चर हैं उसका रैंक क्या हो, रैंक कोरिलेशन तो जानते होंगे आप लोग, तो रैंक कोरिलेशन के बारे में पूछा गया है कि अगर दो रैंक क्या हो, बिल्कुल विपरीत हो तो सहसंबंध गुणांक कैसा होगा, कोरिलेशन कैसा होगा, -0.1 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, -0.1। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि प्रतिगामी गुणांक जो है का मान 0 हो तो इसका क्या मतलब होता है। इसका राइट आंसर होगा कि स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच कोई संबंध नहीं होता है। जब क्या होगा, जब मान 0 होगा, बीटा का मान क्या होगा, 0 होगा, तो स्वतंत्र चर और आश्रित चर मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसके बीच कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था देखते हैं। अगला प्रश्न आया था कि किस मॉड्यूल्स का साइन क्या होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, किस मॉड्यूल्स का साइन इस टाइप का होता है, तो ये होता है मीन डेविएशन का होता है, माना माध्य विचलन। ठीक है, तो माध्य विचलन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था, निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं, तो निर्माण उद्योग है, उद्योग को हम द्वितीयक सेक्टर में रखते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न किस टाइप का पूछा गया था, तो अगला प्रश्न था कि वह जो एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी है वो किसने दिया था। तो एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी की बात करें तो ये दिया था वॉन थ्यूनेन ने। तो वॉन थ्यूनेन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 5 प्रकार के सर्कल बताए थे। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले लकड़ी की खेती होगी, ठीक है, इस टाइप से। तो उन्होंने 1860 में अपनी थ्योरी दी थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 1826 में, ठीक है, सॉरी 1826 में अपनी थ्योरी दी थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा था, तो चतुर्थ श्रेणी के व्यवसायों में कौन से उदाहरण हैं। ठीक है, तो जो चतुर्थ मतलब जो प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, कृषि आता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा, उद्योग, और टर्सरी सेक्टर में क्या आएगा, सेवा क्षेत्र। जो चतुर्थ सेक्टर है मतलब क्वार्टरनरी है, उसमें क्या आता है, उसमें आता है वित्तीय परामर्श और प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था जो वॉन थ्यूनेन का एग्रीकल्चर मॉडल है उसमें क्या हो गया था, उसका एक फार्मूला होता है जिसमें क्या होता है कि हम जितना लागत है उसको जितना मतलब प्रोडक्शन है उसमें से लागत को अगर घटा देते हैं तो उसका फार्मूला पूछा गया था। तो ये आर बराबर मतलब कितना लाभ हो रहा है, उसमें एल मतलब उसका प्रोडक्शन, उसका कॉस्ट माइनस करेंगे, और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है मार्केट तक पहुंचाने और जाने का, तो ये सब इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि बेला डीला जो मतलब खनन क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आयरन ओर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक पूछा गया था कि स्ट्रेबो जो जोग्राफर्स थे वो कहाँ के थे, किस देश मतलब किस देश के थे, तो वो रोमन क्या थे, रोमन भूगोलवेता थे, रोमन क्या थे, जोग्राफर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था इसके बारे में हम देख लें। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, इसमें मिलान करना था कि प्रत्यक्षवाद से कौन संबंधित था, अगस्ट कॉम्टे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये मिस्टेक है, क्योंकि ना अगस्ट कॉम्टे इससे संबंधित है मानवतावाद। ठीक है, नव निश्चयवाद तो हो गया ग्रिफिथ टेलर से। ठीक, जो मानवतावाद है वो मतलब होना चाहिए आल्सन से। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सही से कूट जो ये दिया गया है ये सही से नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, क्योंकि व्यवहारवाद जो है वो किर्क से संबंधित है, लेकिन हम इसमें देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि मानवतावाद जो है वो किर्क में आ जा रहा है और व्यवहारवाद आल्सन में आ जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो रहा है, लेकिन जबकि व्यवहारवाद किससे संबंधित है, किर्क से। तो इस प्रकार अगर देखें तो इसमें थोड़ा सुधार की आवश्यकता है, लेकिन इस दोनों को अगर देखें मिला करके तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की बात करें, विंडोज ऑफ गोल्ड नामक प्रसिद्ध पुस्तक किस अरब विद्वान के द्वारा लिखा गया है, तो ये अल मसूदी के द्वारा लिखा गया है। अल मसूदी क्या थे, यूनानी अरब जोग्राफर्स थे, तो अरब जोग्राफर्स विंडोज ऑफ द गोल्ड अल मसूदी के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी का जो परिधि है उसकी आकलन के लिए
जो इरेटोस्थेनीज ने नोमोन शब्द का प्रयोग किया था वो किस देश मतलब किस जगह के लिए प्रयोग किया था, वो था अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया के लिए प्रयोग किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो मतलब रेटजल द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नदी के अपरदन कार्य से नहीं बनती है, तो ये जो प्राकृतिक तटबंध हो गया ये बनती है, नदी वेदिका बनती है, नदी विसर्ग बनती है, संरचनात्मक सोपान। जो संरचनात्मक सोपान है ये किसके द्वारा बनती है, ये ग्लेशियर के द्वारा बनती है। किसके द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा बनती है। ठीक है, ग्लेशियर के द्वारा बनती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चांप झील का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है। जो चांप झील है तो चांप झील का निर्माण किस में होता है, प्रौढ़ावस्था में होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नील हरित शैवाल की चट्टानों पर अपक्षय की क्रियाओं को तेजी से करती है। जो नील हरित शैवाल है ग्रीन एल्गी है। ठीक है, तो वो है चूना पत्थर पर सबसे ज़्यादा क्या करती हैं, क्रिया करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, जो स्थल रूप के निर्माण में क्या है, प्रोसेस, टाइम और स्ट्रक्चर। तो ये दिया था किसने, संरचना प्रक्रम समय, ये डेविस महोदय ने दिया था। ठीक है, अपवर्तन चक्र के सिद्धांत के लिए 3 कारक बताए थे उन्होंने, मतलब उसको त्रिकूट भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था, वेगनर के अनुसार पेंजिया का विभाजन कब हुआ था, तो पेंजिया का विभाजन हुआ था कार्बोनिफेरस युग में। ठीक है, कार्बोनिफेरस युग इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट की प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2022 में एशिया के निम्नलिखित में से किस भाग की जनसंख्याओं का प्रतिशत सबसे कम दर्ज किया गया था। सबसे कम दर्ज किया गया था मध्य और दक्षिण एशिया का। ठीक है, मध्य और दक्षिण एशिया राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा था कि जनसंख्यांकीय संक्रमण सिद्धांत मतलब, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किससे संबंधित है, थॉमसन से संबंधित है। तो थॉमसन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जनसंख्या नीति जो 1976 में आई थी वो किस डेट को घोषित की गई थी, तो 11 जुलाई। 11 जुलाई को, इसलिए 11 जुलाई को क्या होता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, उस शहर का क्या नाम है जिसने देश के सभी शहरों अपने अधिक जनसंख्या दर्ज की है तथा इस शहर ने इसी देश के दूसरे सबसे बड़े जनसंख्या वाले शहरों की तुलनाओं में दोगुनी जनसंख्या दर्ज की है। इसको क्या कहते हैं, मेगा सिटी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मेगा सिटी। तो मेगा सिटी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो क्रिस्टोलर ने अपना थ्योरी दिया था केंद्र स्थल सिद्धांत, उसमें क्रिस्टोलर ने 3 प्रकार के वो बताए थे, के मतलब K3, K4 और K7। ठीक है, K3, K4 और K7। ठीक है, तो K जो 3 था वो बाजार से संबंधित था, मार्केट से। ठीक है, और जो K4 था ये परिवहन से था। K7 किससे सा था, K7 था प्रशासनिक से। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, K3 पूछा गया। तो K3 किससे था, बाजार नियम से संबंधित था। तो राइट आंसर क्या होगा, बाजार। ठीक है, राइट आंसर बाजार नियम होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र उद्योग है, तो स्वतंत्र उद्योग मतलब फूडलूज इंडस्ट्री, मतलब जिसके उत्पादन में क्या हो, कच्चा माल की कमी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो वो कौन सा, सीमेंट में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आभूषण इसमें भी गलने पर क्या होता है, कम हो जाता है। चीनी में भी क्या होता है, बहुत सारे ईंख लाएंगे तो थोड़ी सी चीनी बनती है। लेकिन जूट क्या है, ये वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, थोड़ी भी बहुत माइनर मात्रा में क्या होता है, इसका कमी होती है। ठीक है, उत्पादन करते वक्त। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम देखें साइमन मार्टिन की खुले चूल्हे की प्रक्रिया संबंधित है। तो खुले चूल्हे की प्रक्रिया जो साइमन मार्टिन, ये लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है। तो आज के लिए हम इतना ही प्रश्न करेंगे क्योंकि इसमें 150 प्रश्न पूछे गए थे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो हम दूसरे वीडियो में अगले प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। इसके आगे नेक्स्ट प्रश्न को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।